हाय टू ऑल। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम लोग ढेर सारी बातें सीखेंगे, जैसे कि आखिर कैसे पूरे लिम्ब में एक जगह स्पेसिफाई की गई जो लिम्ब बनाएगा, कैसे उस जगह पर ही लिम्ब बड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे वो लिम्ब बड लिम्ब में बदल गया, और तो और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी मदद से स्केलेटल स्पेसिफिकेशन हुआ, लिम्ब के एक्सिस का डिसीजन लिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा लिम्ब डेवलपमेंट लिम्ब फील्ड में स्टार्ट होता है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि लिम्ब फील्ड क्या होता है। एम्ब्रियो का वो रीजन जहाँ के सेल्स केपेबल होते हैं टू फॉर्म लिम्ब इज कॉल्ड एज लिम्ब फील्ड। फिर से सुनिए, एम्ब्रियो का वो रीजन जहाँ के सेल्स केपेबल होते हैं लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए वो लिम्ब फील्ड कहलाता है। इसी लिम्ब फील्ड में पहले लिम्ब बड का फॉर्मेशन होगा और बाद में यही लिम्ब बड लिम्ब बनाता है। अब सवाल ये था कि लिम्ब बड क्या होता है। मेसेनकाइम सेल के एक्टोडर्म रीजन में जमा होने से वहाँ एक सर्कुलर बल्ज पैदा होता है। इसी सर्कुलर बल्ज को लिम्ब बड कहते हैं। मेसेनकाइम सेल्स के एक्टोडर्म रीजन में जमा होने से वहाँ एक सर्कुलर बल्ज पैदा होता है और इसी सर्कुलर बल्ज को या फिर आउटग्रोथ को हम लोग लिम्ब बड कहते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सीधे इस डायग्राम का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम में यहाँ देखिए, यहाँ एक्टोडर्म है, उसके पीछे लैटरल मेसोडर्मल प्लेट है और साइड में सोमाइट है। सोमाइट्स के सेल भी मेसोडर्मल ब्लॉक होते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब के साइड में अरेंज रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लैटरल प्लेट मेसोडर्म के सेल और सोमाइट के सेल ये दोनों डिवाइड करके मेसेनकाइम सेल बनाएंगे। फिर ये मेसेनकाइम सेल माइग्रेट करके एक्टोडर्म में जाएगा। अब यहाँ पर तुम लोगों ने शायद गौर किया होगा कि मेसेनकाइम सेल बनाने में दो पेरेंट सेल का कंट्रीब्यूशन है, पहला सोमाइट का सेल और दूसरा लैटरल प्लेट मेसोडर्म का सेल। अब क्योंकि ये दोनों सेल डिफरेंट थे इसीलिए लिम्ब डेवलपमेंट में इनका फेट भी डिफर करेगा। सोमाइट से डिराइव्ड मेसेनकाइम सेल लिम्ब मसल बनाएंगे और लैटरल प्लेट मेसोडर्म से डिराइव्ड लिम्ब बोन बनाएंगे। एक बार फिर से इस बात पे गौर करते हैं। यहाँ पर तुम लोगों ने ध्यान दिया कि जो मेसेनकाइम सेल थे वो दो सेल से डिराइव्ड हुए थे, एक तुम्हारा सोमाइट का सेल था और दूसरा लैटरल प्लेट मेसोडर्म का सेल था। अब क्योंकि ये दोनों सेल डिफरेंट थे इसीलिए लिम्ब डेवलपमेंट में इनका फेट भी डिफर करेगा। सोमाइट से डिराइव जो सेल होंगे वो तुम्हारे लिम्ब के मसल फॉर्मेशन में जाएंगे और लैटरल प्लेट मेसोडर्म से जो डिराइव सेल होंगे वो लिम्ब के बोन फॉर्मेशन में जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा मेसेनकाइम सेल माइग्रेट करके एक्टोडर्म में आ चुका है। यहाँ आकर ये मेसेनकाइम सेल प्रोलिफरेट करेगा जिस वजह से इस रीजन में एक्टोडर्म के बाहर की ओर एक प्रोट्रूड पैदा होगा और एक सर्कुलर बल्ज के रूप में दिखाई देगा। इसी स्ट्रक्चर को लिम्ब बड कहते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ कि सोमाइट के सेल थे और लैटरल प्लेट मेसोडर्म के सेल थे, दोनों ने डिवाइड करके पहले मेसेनकाइम का सेल बनाया, फिर ये सेल माइग्रेट करके एक्टोडर्म आया और यहाँ इसका प्रोलिफरेशन हुआ जिसकी वजह से एक्टोडर्म में एक सर्कुलर बल्ज दिखने लगा जिसे हम लोगों ने लिम्ब बड कहा। अब हम लोग आगे अपने हाथ के डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। तो इतना भारी भारी बात समझने के पहले ये जान लेना बहुत सही रहेगा, अपने हाथ को तुम कितने एक्सिस पर डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए तुम अपना अपना हाथ ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारे हाथ का वो भाग जो तुम्हारे कंधे से सटा हुआ है वो तुम्हारे हाथ का प्रॉक्सिमल एंड है और जो बहुत दूर जा रहा है वो तुम्हारा डिस्टल एंड है। तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे हाथ का एंटीरियर एक्सिस डिफाइन करेगा और तुम्हारी काली उंगली या फिर लिटिल फिंगर तुम्हारे हाथ का पोस्टीरियर एंड डिफाइन करेगा। तुम्हारे हाथ का जो पाम है वो तुम्हारा वेंट्रल एक्सिस डिसाइड करेगा और पाम के पीछे वाला भाग डोर्सल एक्सिस डिसाइड करेगा। इस बात को फिर से समझते हैं। तुम्हारे हाथ का वो भाग जो तुम्हारे कंधे से सटा है वो प्रॉक्सिमल एंड है, जो कंधे से दूर जा रहा है
वो डिस्टल एंड है। तो ये एक एक्सिस हो गया तुम्हारा प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। तुम्हारा थंब तुम्हारा एंटीरियर एक्सिस डिफाइन करेगा, तुम्हारा लिटिल फिंगर तुम्हारा पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तुम्हारा पाम वेंट्रल एक्सिस डिसाइड करेगा और तुम्हारे पाम के पीछे वाला भाग डॉर्सल एक्सिस डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे हाथ को 3 एक्सिस पे डिफाइन किया गया, प्रॉक्सिमल डिस्टल, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल। अब देखो, लिम्ब बड को रीजनल फंक्शन के आधार पे 3 डोमेन में बांटा जा सकता है, प्रोग्रेसिव जोन, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ZPA, या फिर एपिकल एक्टोडर्मल रिज। इन तीनों डोमेन का क्या क्या फंक्शन या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। एक एक करके देखते हैं। तुम्हारा लिम्ब बड बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिम्ब बड को आगे ग्रो करके एक लिम्ब बनाना है। तुम्हारा लिम्ब का फॉर्मेशन लिम्ब बड तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो लिम्ब बड से आगे बढ़ के लिम्ब बनाएगा। और अगर उसे लिम्ब बड से लिम्ब बनाना है तो उसे ढेर सारे सेल्स चाहिए होंगे। इन सेल्स की सप्लाई को निश्चित करने के लिए जो जोन होता है वो तुम्हारा प्रोग्रेसिव जोन होता है। इस जोन में क्या होता है कि यहाँ पे हाईली प्रोलिफेरेटिव मेसेनकाइमल सेल होते हैं जो कि लिम्ब बड को फ्यूल करते हैं। दूसरा है तुम्हारा जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ये क्या करता है, जब तुम्हारा लिम्ब बड आगे की ओर ग्रो करता रहता है, मतलब प्रॉक्सिमल से डिस्टल की ओर, पास से दूर की ओर, तब ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ये बात इंश्योर करता है कि इस ग्रोथ के दौरान वो अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी मिस ना कर जाए। बेसिकली इट पैटर्न्स सेल फेट अलोंग एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तीसरा है तुम्हारा एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ये क्या होता है, थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ डेवलपिंग बर्ड। इसका फंक्शन हम लोग आगे जानेंगे। हाँ, तो समराइज करते हुए तुम्हारा तीनों फंक्शनल डोमेन क्या क्या करता है। पहला प्रोग्रेसिव जोन, जो कि ये इंश्योर करता है कि लिम्ब बड जब आगे की ओर ग्रो करे तो उसको सेल्स की कमी कभी ना हो। दूसरा जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, वो ये इंश्योर करता है कि लिम्ब जब आगे की ओर ग्रो करे तो उसकी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस मेंटेन रहे। तीसरा एपिकल एक्टोडर्मल रिज, जो कि लिम्ब के डेवलपमेंट में मदद करता है। अब आगे देखते हैं। आगे ढेर सारा प्रोसेस होने वाला है। उन ढेर सारे प्रोसेस को एक समरी के तौर पे यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, स्केलेटन आइडेंटिटी दी जाएगी तुम्हारे लिम्ब को, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसका नाम है हॉक्स जीन। उसके बाद क्या होगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस का स्पेसिफाई किया जाएगा, और उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है FGF। फिर तुम्हारा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन होगा, जिसके लिए सोनिक हेजहॉग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, और अल्टीमेटली तुम्हारा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस तय किया जाएगा, जिसके लिए WNT7 रिस्पॉन्सिबल है। इन सब के अलावा रेटिनोइक एसिड और कुछ और फैक्टर भी हैं जो कि इन सारे प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो 4 एक्टिविटी क्या क्या होने वाले हैं। पहला स्केलेटन आइडेंटिटी, जिसके लिए हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए FGF रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए सोनिक हेजहॉग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। और चौथा वेंट्रोडॉर्सल एक्सिस स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए WNT7 रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिम्ब के स्केलेटन को स्पेसिफाई कौन कौन सा फैक्टर करते हैं। ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि लिम्ब के स्केलेटन को स्पेसिफाई करने के लिए हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग इसी हॉक्स जीन के फंक्शन को देखेंगे जो कि लिम्ब के स्केलेटन को स्पेसिफाई करेगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि लिम्ब के स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। लिम्ब के स्केलेटन में 3 पार्ट होते हैं, स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड एंड ऑटोपोड। स्टाइलोपोड तुम्हारा ह्यूमेरस है, ज़्यूगोपोड में तुम्हारे रेडियोल्ना आते हैं, और ऑटोपोड में तुम्हारे कार्पेल मेटाकार्पेल आते हैं। अगर हम फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं और यही हम हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे स्टाइलोपोड में फीमर आएंगे, ज़्यूगोपोड में टीबिया फिबुला आएंगे, और ऑटोपोड में तुम्हारे कार्पेल मेटाकार्पेल आएंगे। तो हमारा मकसद ये जानना है
कि हॉक्स जीन किस तरीके से लैटरल प्लेट मेसोडर्म से डिराइव्ड मेसेंकाइम सेल को आइडेंटिटी देता है कि भैया तुम स्टाइलोपॉड बनाओगे, तुम ज़िगोपॉड बनाओगे और तुम ऑटोपॉड बनाओगे। लिम्ब के स्केलेटन को आइडेंटिटी देने की काम 5 हॉक्स जीन द्वारा की जाती है। हॉक्स 9 से हॉक्स 13, हॉक्स 9, हॉक्स 10, हॉक्स 11, हॉक्स 12, हॉक्स 13 अलॉन्ग विद देयर पैरालॉग। अब ये पैरालॉग क्या होता है? पैरालॉग मतलब जो उसके साथ पैरेलल चले, जैसे कि हॉक्स 9 के साथ A to D तक, हॉक्स 9A, हॉक्स 9B, हॉक्स 9C, हॉक्स 9D, हॉक्स 10A, हॉक्स 10B, हॉक्स 10C, हॉक्स 10D। इसी तरीके से हॉक्स 13A, हॉक्स 13B, हॉक्स 13C, हॉक्स 13D। ये हॉक्स जीन डिफरेंट सेट्स में काम करके लिम्ब के स्केलेटन को आइडेंटिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फोर लिम्ब, हॉक्स 9 और 10 मिलके स्टाइलोपॉड को कोड करेगा, हॉक्स 11 ज़िगोपॉड को कोड करेगा, हॉक्स 12 एंड हॉक्स 13 ऑटोपॉड को कोड करेगा। वहीं अगर हाइंड लिम्ब की बात करें तो हॉक्स 10 स्टाइलोपॉड को कोड करेगा, हॉक्स 11 ज़िगोपॉड को कोड करेगा एंड हॉक्स 12 एंड 13 ऑटोपॉड को कोड करेगा। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि हाइंड लिम्ब को हॉक्स 9 नहीं चाहिए होता है। एक बार फिर से इस बात को रिवाइज करते हैं। लिम्ब के स्केलेटन को आइडेंटिटी देने का काम हॉक्स जीन करेगा, हॉक्स 9 टू हॉक्स 13, और ये हॉक्स जीन डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में लिम्ब के स्केलेटन को स्पेसिफाई करते हैं। हॉक्स 9 एंड 10 स्टाइलोपॉड, हॉक्स 11 ज़िगोपॉड, हॉक्स 12 एंड 13 ऑटोपॉड इन केस ऑफ फोर लिम्ब, हॉक्स 10 स्टाइलोपॉड, हॉक्स 11 ज़िगोपॉड, हॉक्स 12 एंड 13 ऑटोपॉड इन केस ऑफ हाइंड लिम्ब। इसको क्लियर करते हैं नीचे दिए एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे 9 और 10 है वहाँ तुम्हारा स्टाइलोपॉड कोड हो रहा है। फिर उसके बाद जहाँ पे सिर्फ 11 है वहाँ पे तुम्हारा ज़िगोपॉड कोड हो रहा है। फिर उसके बाद जहाँ पे तुम्हारा 12 और 13 है वहाँ पे ऑटोपॉड का कोड हो रहा है। यहाँ पे तुम ये भी देख रहे होगे कि 12 एंड 13 में ज़्यादा मात्रा 13 की है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 13 रहता है। वहीं अगर हाइंड लिम्ब की बात की जाए तो यहाँ पे 9 का जो ब्लॉक है वो खाली है, यानी कि इसको सिर्फ 10 चाहिए स्टाइलोपॉड कोड करने के लिए, 11 चाहिए ज़िगोपॉड कोड करने के लिए एंड 12 एंड 13 चाहिए तुम्हारा ऑटोपॉड कोड करने के लिए। इसी से रिलेटेड कई म्यूटेशन के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि तुम्हारे हॉक्स 9 में म्यूटेशन अगर ला रहा है तो कौन से लिम्ब के कौन से स्केलेटन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर से सुनिए, कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि हॉक्स 9 में म्यूटेशन ला रहा है तो कौन से लिम्ब के कौन से स्केलेटल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। जवाब सिंपल था, क्योंकि हाइंड लिम्ब को हॉक्स 9 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अगर हॉक्स 9 में म्यूटेशन आता है तो हो ना हो वो फोर लिम्ब के स्टाइलोपॉड को ही अफेक्ट करेगा। इसी बात से रिलेटेड एक स्टेटमेंट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, म्यूटेशन और डिलेशन ऑफ एनी ऑफ द जीन कॉजेस डिफेक्ट इन स्केलेटल स्ट्रक्चर टू विच द जीन इज रिलेटेड। मतलब वो जीन जिस स्केलेटन को आइडेंटिटी देने से रिलेटेड था उसमें अगर म्यूटेशन या डिलेशन आता है तो उसी स्केलेटन में उसका इफेक्ट देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हॉक्स 9 और 10 को नॉकआउट करते हैं तो स्टाइलोपॉड विल बी मिसिंग फ्रॉम द फोर लिम्ब। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल जो याद रखने लायक है वो है, हॉक्स D13 में अगर म्यूटेशन होता है तो तुमको हैंड एंड फीट में कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। वो क्या होगा? फ्यूज डिजिट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ऋतिक रोशन दिए हैं, वो ऋतिक रोशन नहीं था, वो एक्चुअली कोई मिल गया का जादू था। तुमने उसका हाथ देखा होगा, वो फ्यूज था, कुछ अजीब तरीके का था। ये क्यों होता है? क्योंकि हॉक्स D13 में म्यूटेशन आता है। अच्छा, जादू को रिलेट मत करना यहाँ पे, क्योंकि जादू एलियन था, हम बात कर रहे हैं टेट्रापोड की। दूसरा नोट है, ऑटोपॉड इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन ह्यूमन एंड माइस। मतलब कि ह्यूमन एंड माइस में ऑटोपॉड को कोड करने वाला जो जीन था, कौन था? हॉक्स 12 एंड 13। उस जीन में ज़्यादातर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन देखा गया है। मतलब
उसमें जो म्यूटेशन आता है उसके वजह से वो अपने फंक्शन को खो देता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे रोल ऑफ हॉग जीन फ्रॉम फिन टू फिंगर, मतलब कि फिन से, मछली के फिन से फिंगर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसमें हॉक्स जीन का क्या रोल था।